एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जिक्र करेंगे सीटेट में पूछे गए ईवीएस का 30 में से 30, जिसमें 15 ईवीएस पूछता है और 15 ईवीएस पेडागोजी। तो आज का वीडियो होने वाला है 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए सभी 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको अभी तक पता नहीं है कि ये 3 टॉपिक इस चैनल पर आपके लिए सीटेट के लिए इजी होने वाला है, और वो है ईवीएस और हिंदी पेडागोजी और सीडीपी। तो तीनों का हम डिस्क्रिप्शन लिंक में बनाए हुए हैं, आप जाइएगा वहाँ पर देखिएगा क्या कि सीटेट 2021-22 प्रीवियस ईयर नामक प्लेलिस्ट है। उसमें आपका टोटल 2021-22 में जितने भी सीडीपी, ईवीएस और हिंदी पेडागोजी का पूछा हुआ है वो प्रश्न हम डाल चुके हैं, बना चुके हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए पर्यावरण अध्ययन। पहला प्रश्न है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, हम लोग भी देखते हैं अंकुरित चना खाते हैं, तो कह रहे वही कि मूंग या चना का जो अंकुरित भाग है वो क्या है? वो तना है, पत्ती है, जड़ है या फल है? तो वो क्या है? जड़ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला ही। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जड़। अगला प्रश्न है, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? बचपन में आप लोग विज्ञान वाला टॉपिक में देखे होंगे कि पत्ती को क्या करते हैं, उस पर आयोडीन का टिंचर डालते हैं, घोल में जब डुबाते हैं तो उसका पत्ती क्या हो जाता है? नीला काला, नीला बैगनी, नीला नारंगी, नीला हरा। तो क्या हो जाता है? नीला काला, यानी गहरा नीला हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बेरी-बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? आपको ये बता देते हैं कि ये वाला जो 31 दिसंबर 2021 को पूछा गया है, इसका ईवीएस का सारा प्रश्न, सभी प्रश्न जो है बहुत आसान है, लेकिन ईवीएस का पेडागोजी कठिन है। तो हम लोग एकदम शॉर्ट में डिटेल करते हुए इसको पढ़ेंगे। आपका एग्ज़ाम डेट भी 28 तारीख को 28 दिसंबर से शुरू हो गया है, तो बहुतों का एडमिट कार्ड वगैरह आ गया होगा। तो हम लोग के पास समय कम है और पढ़ना आपको अधिक है, तो इसलिए शॉर्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज़ को पढ़ते हुए जाएंगे। तो मेरा प्रश्न क्या है कि बेरी-बेरी नामक रोग या विषम इसके कारण होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अब ये सारे विटामिन को एक बार देख लेते हैं। B12 से क्या होता है? पांडु रोग होता है, पांडु रोग होता है, पांडु रोग। विटामिन B2 की कमी से जो है ना, ये त्वचा का फटना, त्वचा फटना, आँखों का रंग लाल होना, आँख लाल, जीभ फटना, जीभ फटना। तो ये सब रोग विटामिन B2 से होता है। और विटामिन B3 से जो है ना, ये पेलाग्रा रोग होता है। तो आप ऑप्शन को पढ़ते हैं, लेकिन आप वीडियो देखते हैं या इसमें देखते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से एक तरह से ऑप्शन भी डिटेल हो जाता है कि B12 से क्या हो रहा है, B2 से। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन का, जहाँ पर पटसन की खेती जो है ना, जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, बारिश का जगह होता है, जहाँ पानी पर स्टोर होता है या जमा होता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि पटसन की खेती होती है। और पटसन हम लोग को याद है कि हम लोग के इलाके में भी पटसन वगैरह होता है। झारखंड, बिहार में, बिहार के जो नदी किनारे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर पटसन की खेती होती है। तो उसका तना वाला भाग से बनाया जाता है, यानी पटसन जो रेशा बनता है वो तना का भाग होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उसको हरा, जब जैसे ही उस पौधा में फूल आता है उसको काट कर गठरी बांध लिया जाता है, और उस गठरी को पानी में 2-4 दिन सड़ने के लिए रख देता है। और उसी गठरी थोड़ा थोड़ा उठा कर क्या करता है, पटकता है उसको, उसका रेशा जो तना का छिलका है उसका फट फट के रेशा रेशा में हो जाता है। फिर सूखने के बाद उसको हटा लिया जाता है, या फिर हटाकर उसके बाद सूखने दे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? जड़, मूली जड़ है, शकरकंदी भी जड़ है, टेपियोका भी जड़ है, लेकिन आलू क्या है? जड़ नहीं है, ये तना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल, अमरवेल, अंगूर, मनी प्लांट।
तो ये अमरवेल क्या है, ये परजीवी पौधा है। अमरवेल आप लोग देखे होंगे कि एकदम महीन महीन वायर की तरह, तार की तरह जो है ना, पेड़ पर पूरा बिना पत्ता का एकदम वायर रहता है और कुछ नहीं रहता, पूरे पत्ती को जो है वो कवर कर लेता है, पूरे पौधे को कवर कर लेता है। और वो अमरवेल क्या करता है, उसमें छोटा छोटा महीन महीन जड़ होता है, जिस पौधे पर ये लटकता है उसी पौधे के रस को चूसकर अपना भोजन के रूप में प्रयोग करता है। इसके अलावे और बता देते हैं जो कि अफ्रीकी महादेश में पाया जाता है, अमरवेल हो गया, ऑर्किड हो गया, ऑर्किड, ब्रोमोलायड, ये सभी क्या है, परजीवी पौधा है। तो यदि आपको पूछ दे इसी में से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा नहीं है, अब ऑप्शन दे देगा अमरवेल, ऑर्किड, ब्रोमोलायड और एक अंगूर या मनी प्लांट, कुछ भी दे देगा। तो इस तरह परजीवी पौधा पूछे तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। अब देखिए पशु द्वारा पूछ रहा है कि कौन सा बीज जो है पशु द्वारा विस्थापित होता है, तो सहजन, मेपल, आक, आम। लेकिन ये सी टेट जो आंसर रखा है वो आम रखा है, जो कि गलत है। ये विस्थापित क्या होता है कि जैसे कि जानवर वगैरह जो होता है ना, जब चर रहा है, घास उस खा रहा है, तो उसके शरीर में चिपक जाता है बीज, और जब दूसरी जगह जाता है तो कहीं ना कहीं वो बैठता है, उठता है, या तो क्या होता है कि वो बीज कहीं छूटकर गिर कर नीचे वहीं रह जाता है। तो विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह बीज का जाना। तो आम का बीज भाई पशु से कैसे जाएगा, जाने का संभावना है ही नहीं। तो क्या होता है कि इसमें मैपल, आक का जो होता है ना, आक रेसा रेसा बीज होता है, जैसे पशु वगैरह चल रहा है और आक का बीज है उसमें गाछ में सटा तो उसके बॉडी में चिपक गया, चिपक जाने के बाद जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर कहीं ना कहीं हवा से, पानी से या फिर झटके से गिर जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग विस्थापित। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो सी टेट ऑफिशियल आंसर है वो आम बनाया है। तो देख लीजिएगा, यदि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आम मारते हैं उसके हिसाब से तो सही होता है, लेकिन जानकारी के हिसाब से मारते हैं आक, तो आपका गलत भी हो सकता है। तो अपना कॉमन सेंस लगाइएगा, ये रिस्क आप पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं, बीजावरण, भ्रूण, पत्री, पत्री यहाँ बीज पत्री लगेगा, बीज पत्री, और या फिर बीजांड द्वार। देखिए बीज पत्री क्या होता है, बीज को आप देखिएगा ना तो उसका छिलका हटाने के बाद 2 भाग में बढ़ जाए, तो यानी बीज जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री में क्या होता है कि ये बीज जब 2 फांक बराबर बराबर में नहीं होता है, और दूसरा होता है द्विबीजपत्री, मतलब कि जैसे देखिएगा चना है, चना का छिलका हटाइएगा 2 भाग में बढ़ जाएगा, दाल जैसे चना का देख रहे हैं 2 भाग में रहता है, तो वो क्या है, द्विबीजपत्री है। ये क्या है, द्विबीजपत्री है। और जिसका हम तोड़े वो टूटे नहीं, जैसे कि मक्का का बीज को 2 भाग में हम बराबर बराबर नहीं कर सकते हैं, या वो साइमेट्रिक नहीं होता है, तो वो हो गया एक बीजपत्री। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीज को बीज पत्र कहते हैं, तो किसको कहेंगे, बीज पत्री को कहेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, स्वीट पी, बगीचे वाली मटर, तुलसी, मूंगफली। देखिए जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे के जड़ों में गांठ पाया जाता है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और ये राइजोबियम क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और उसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। कौन, ये राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि पौधे जो होते हैं ना डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके यूज नहीं करता है, ये क्या करता है कि वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप को ही अपने भोजन में प्रयोग करता है, या प्रकाश संश्लेषण या ग्रोथ के लिए उपयोग करता है। तो ये नाइट्रेट में राइजोबियम कर देता है। तो ये स्वीट पी, ये दलहनी पौधा है तो इसमें है, बगीचे वाली मटर तो इसमें भी है, तुलसी में नहीं है, ये मूंगफली के गांठ में भी पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 तुलसी। अगला प्रश्न है, पत्ती में सिरा एवं छोटी सिरा की व्यवस्था का नाम है। सिरा देखिएगा पत्ता इस तरह का रहता है, और इसमें ये वाला सिराएं रहती हैं, बड़ी सिराएं, फिर छोटी सिराएं, इस तरह का रहता है। तो इसको पूछ रहा है क्या कहता है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, यानी ये जो व्यवस्था है पत्ती में, इसको क्या कहा जाता है, सिरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
शिराविन्यास। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन हम उसको कहते हैं जो जीवों के अवशेष से कालांतर में बनता है, उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो देखिए, जैसे कोयला हो गया, ये जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष से निर्मित होता है। पेट्रोलियम, ये भी जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी तो खुद जीव है, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं। कोयला या पेट्रोलियम कैसे बनता है? जब कभी मोटे मोटे जंगल या बड़े बड़े पेड़ मोटे मोटे पेड़ जो है जब जमीन में किसी तरह से दब जाए और लाखों साल जब वो रहता है तो वो बन जाता है कोयला। और समुद्री जीव जंतु जब ये दब जाए, मर जाए और एक ही जगह दब के लाखों साल रह जाए, तो जो ताप और दाब होता है, प्रेशर और हीट मिलता है उसको, उस वजह से पेट्रोलियम बनता है। और उसी पेट्रोलियम से क्या करते हैं हम लोग, रिफाइनरी में ले जाकर प्रवाही आसवन विधि के द्वारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, लगभग हजारों उत्पाद उससे बनाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म ईंधन। और प्राकृतिक गैस क्या है? नेचुरल गैस। जहाँ तेल का कुआं होता है उसी से गैस बनकर निकलता है, यानी तेल के कुएं में ही गैस निकलता है, जो कि जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और लकड़ी जो है ये खुद क्या है? जीव है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी जीव है, तो इसलिए जीव। ये आंसर क्या होगा? कौन पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखिए, ऊर्जा के दो स्रोत, एक परंपरागत स्रोत और एक दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में क्या होता है कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग परंपरागत। और गैर परंपरागत क्या हुआ? जो जिसका उपयोग हम लोग हाल फिलहाल करना शुरू किए हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी लकड़ी ईंधन है तो उसको जलाता होगा बहुत पहले से, तो वो हो गया क्या? परंपरागत। और अभी अभी हाल फिलहाल में परमाणु से ऊर्जा बनाना, सौर ऊर्जा से, सौर विकिरण से, यानी सौर ऊर्जा बनाना, यानी सूर्य की किरण से सौर ऊर्जा बनाना, ये सब क्या है? गैर परंपरागत। तो आपको पूछ रहा परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा क्या है? ये गैर परंपरागत है। ज्वार भाटा ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसके ऊर्जा से हम किसी न किसी रूप से काम करते हैं, तो ये हो गया, ये भी क्या है? गैर परंपरागत है। भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, यानी जमीन के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी का हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। तो ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्म ईंधन क्या हो गया? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। देखिए, पौधे यानी पत्ता जो होता है ना, पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, वो आपको खुली आंख से नहीं दिखेगा। उस छिद्र को कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा। इस स्टोमाटा से ये पौधे जो है दो काम करता है। एक क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। जब उसको श्वसन करना हो या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, तो उस समय वो इसी रंध्र से गैस लेता या छोड़ता है। दूसरी बात, स्टोमाटा। स्टोमाटा जो छेद जो होता है, यानी रंध्र जो होता है, उससे दूसरी काम क्या किया जाता है कि पौधे जो है अपनी पत्तियों को भाप बनाकर निकालते रहता है, इसलिए ताकि वो तापमान को बैलेंस कर सके। तो इस प्रक्रिया को, यानी जो स्टोमाटा रंध्र से है, भाप के रूप में यानी वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं क्या? वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे? किस समूह में रखेंगे? अन्य स्थानिक, प्रचुर या बहुल। ये प्रचुर या बहुल नहीं है, यानी सभी जगह ये नहीं पाया जाता है। स्थानिक, संकट संपन्न, संकट संपन्न में भी यह भी नहीं है। क्या है? ये स्थानिक है, लोकलिटी। ये किसी विशेष लोकल में, किसी विशेष स्थान में मिलता है, तो ऐसे समूह को कहते हैं हम लोग स्थानिक। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? पृथ्वी से छोटा है, तो पृथ्वी से सबसे छोटा बुध है। तो ग्रह आकार के आधार पर लिख लीजिएगा। आकार के आधार पर ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 ग्रह को आकार के आधार पर लिख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, एकदम लिख लीजिए बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस या अरुण कह सकते हैं इसको, अरुण। उसके बाद वरुण, फिर जो है पृथ्वी,
मंगल, सॉरी शुक्र पहले लिखेंगे, शुक्र उसके बाद शुक्र और मंगल, उसके बाद बुध। तो यानी ये जो आकार के आधार पर पूरे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, अरुण या वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो आपको पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, तो पृथ्वी से छोटा कौन है? शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो इसमें शुक्र है ही नहीं, शुक्र नहीं है, तो यानी क्या होगा? बुध होगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? उद्देश्य क्या है? लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। कंठस्थ, रटंत, यादाश्त, ये सब नहीं करवाना बच्चे का कभी भी। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, वर्णन, एक्सप्लेनेशन, डिफिनेशन, ये सब भी नहीं। वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहन करना। तो इसमें पूछ रहा है क्या कौन सा उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषयों की तथा ये क्या पूछ रहा है आपके ईवीएस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हालांकि ये भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि पता होता है कि सीटेट हमेशा सटीक आंसर खोजता है, सर्वोत्तम आंसर खोजता है। तो वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दे को पहचानना व प्रत्याहन करना ये भी उद्देश्य है, लेकिन सबसे पहला सटीक छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या होगा? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। लिंग संबंधी यानी ऐसा नहीं हो कि बच्चे के मन में ये मनोवृत्ति आ जाए या ये पूर्वाग्रह आ जाए कि ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसा नहीं आने देना है। दूसरा, हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। हाशियाकरण क्या होता है कि इसका इंग्लिश होता है मार्जिन। हम लोग कॉपी में मार्जिन छोड़ते हैं, मार्जिन हम उसी चीज़ को छोड़ते हैं जो कि उसको अलग कर देते हैं, वहाँ लिखना ही नहीं है। उसी तरह हाशियाकरण का मतलब होता है कि समाज में कुछ लोग हाशियाकरण पर चला गया है, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। तो यदि कोई हाशियाकरण पे है, कोई समाज हो, लिंग हो, कोई मुद्दा हो, तो उसका हमारे अंदर आलोचना करने में ये सक्षम हो जाए कि हम क्यों हाशियाकरण उसको समझते हैं या क्यों हाशियाकरण में है। तो आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? ये 4 कथन है, चारों में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण। ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्या करता है? 3 विषय, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और पर्यावरणीय मुद्दे या शिक्षा, ये तीनों को जोड़कर ईवीएस की किताबें बनाई गई है और इसी 3 चीज से टॉपिक दिया गया है। तो ये कथन हमारा क्या सही है? बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, यानी बच्चा जो भी है क्या वो अपने पर्यावरण को पूरी तरह से देखता है, संपूर्ण रूप से देखता है? एकदम देखता है। बच्चा जहाँ भी रहता है ना, अपने पर्यावरण को देखता है, अपने पर्यावरण से सीखता है, पर्यावरण के लोगों के व्यवहार के अनुसार अपना व्यवहार करता है, अनुकरण करता है, सब करता है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। यह थीम पर आधारित है। देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो ईवीएस है ये 6 विषय वस्तु या 6 थीम है, थीम पर ही आधारित है। और ये 6 थीम आपको हम लोग बताए हैं कि 6 थीम याद रख लीजिए या 6 विषय वस्तु याद रख लीजिएगा। ये छोबो क्या है कि छोबो है परिवार एवं मित्र। पहला है परिवार एवं मित्र या दोस्त, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं। हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं। तो ये 6 थीम है। तो कह रहा है क्या कि जो प्राथमिक स्तर का ईवीएस है वो भी थीम पर आधारित है? बिल्कुल है। इसमें विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं। इसमें ये सब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी है, लेकिन यहाँ पर कर पर्यावरण शिक्षा भी शामिल है। तो यहाँ सिर्फ बता रहा है क्या इसमें 2 ही चीज़ है। तो ये क्या है? हमारा गलत है। तो हमारा कथन कौन कौन सही हो गया? ए, बी और सी। ए, बी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ईवीएस शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? तो ये 4 कथन फिर से दिया गया है। अनुभव द्वारा सीखना बिल्कुल सही है। बच्चे अनुभव द्वारा सीखते भी हैं और बिना अनुभव का कोई कुछ
नहीं सीख सकता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं कर सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, छोटे बच्चों को हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा देंगे, मतलब कि मूर्त हो गया जिसको हम देख सकें और छू सकें। तो छोटे बच्चे को जो चीज़ देखता है, और देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विशेष रूप से वैसा पुस्तक या किताब बनाते हैं जिसमें पिक्चर रहता है, वो देख सके और देख कर क्या करे, समझ सके। तो बच्चों को मूर्त पढ़ाएंगे पहले, तब अमूर्त। तो ये भी कथन क्या है, सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही है कि बच्चे को पहले हम वही चीज़ बताएंगे या वही चीज़ सिखाएंगे जो बच्चे पहले से जानता हो, जो पहले से बच्चा जानता हो, तो पहले वो चीज़ बताएंगे, उसके बाद ही अनजान चीज़ों को बनाएंगे। तो ये भी सही है। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये लग रहा है थोड़ा सा कुछ मिस्टाइप हो गया है हमसे ही, कुछ वर्ड छूट गया है। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये कुछ छूट गया है, तो जिससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। हालांकि इसका आंसर जो है, इसका आंसर चारों बनाया हुआ है, तो ऐसा प्रश्न आए तो देख लीजिएगा क्या छूटा हुआ है। जो प्रासंगिक स्वरूप है, जो चीज़ है वो चारों हो गया, ऑप्शन नंबर 1 है। थोड़ा अगला प्रश्न है, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। अभी अभी बताए कि 6 थीम है, तो इसमें पूछाएगा कौन थीम है, तो कार्य एवं खेल थीम नहीं है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जानवर भी थीम नहीं है। पेड़ पौधा, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए, बैकवर्ड कीजिए और देखिए हम क्या क्या 6 चीज़ लिखे हुए हैं। जानवर भी नहीं होगा उसमें, पेड़ पौधे भी नहीं है। क्या है 6 चीज़ें में से, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। देखिए एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि अंतरिक्ष में सुनीता क्यों है, क्यों गई है, उसका एक टॉपिक है, क्या कहानी है, ये भी है। तो क्या आधारित है, रोजमर्रा की चुनौतियां, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, वास्तविक स्थान। ये इसलिए दिया गया है कि वास्तविक लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह से जीते हैं, उसका अनुभव कैसा होता है, ये सोच के, इस सोच के आधार पर इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संशोधन का सुझाव उपयुक्त है। यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खराब भी नहीं हो, बर्बाद भी नहीं हो, इसके लिए कौन सा सुझाव सबसे उपयुक्त है। परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, इस विषय पर श्रव्य दृश्य, व्याख्या एवं विचार विमर्श, सोच समझ, जोड़ा एवं साझा। तो इसका क्या है कि परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, कि जो खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति हैं उससे साझा करना है कि भाई कैसे बचाएं, किस तरह से खराब होने से बचाएं। ये करके आप उसको बच्चे को सिखा सकते हैं या बच्चे ऐसे सीख सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। स्वच्छता अभियान कैसे चलाएगा, 2 तरह से चला सकता है, लेकिन आंसर जो सीटेट रखा है उसके हिसाब से बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य यानी क्षेत्र भ्रमण, और प्रयोगात्मक कार्य। देखिए प्रोजेक्ट क्या होता है, परियोजना, एक परियोजना यानी प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हम कैसे अभियान चलाएं कि स्वच्छता बना के रखें। दूसरा है प्रदत्त कार्य, हम बच्चों को कार्य दे देंगे तो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे तो वो स्वच्छता अभियान देखेगा नहीं, बल्कि वो जागरूकता के लिए हम ले जाएंगे उसको कि भाई जहाँ तहाँ कूड़ा करकट ना फेंकें, तख्ती वगैरह में लिखवा कर ले जाएंगे, तो वो एक अभियान होगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, प्रोजेक्ट, एक परियोजना बनाएंगे जिससे स्वच्छता अभियान के तहत बच्चे सीख सके। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म, आप जैसे ये सुने होंगे तो पता चल गया होगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जल चक्र के प्रत्यय का नहीं, संकलन की प्रक्रिया का नहीं, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, छात्रों की रुचियां। तो ये दोनों है, लेकिन सीटेट आंसर क्या रखा है, पहला उद्देश्य तो ये है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ बच्चों में आए, ये चीज़ें सोचकर ये चैप्टर यानी ये टॉपिक डाला गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो देखिए, ये हम रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चे कुछ क्रिएटिविटी सीख सके, सृजनशील हो सके, रचना कर पाए, तो इसको कहते हैं हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन। तो बच्चों में रचनात्मक मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ, तो संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, विषय अनुसार नहीं, यानी एक एक विषय नहीं, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, ये भी नहीं, अंक और श्रेणी की बात कभी भी नहीं करता, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए, यानी अगले कक्षा में भेजने के लिए, ये भी नहीं। क्या होगा? विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, मात्रात्मक कि वो कितना सा उसके अंदर रचनात्मक गुण आया, गुणात्मक मतलब किस टाइप का आया, किस गुण का आया, तो ये हो गया गुणात्मक। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है। शिक्षक क्या करता है? जब दिन प्रतिदिन बच्चे को देखता है कि क्या क्या चीज़ अजूबा चीज़ या अनूठा चीज़ हुआ है, उसको जब लिखता है और फिर अवलोकन करने में उसका प्रयोग करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग दृष्टांत वर्णन उपकरण। यानी दृष्टांत जो हम देखें उसी का वर्णन लिखे और उसका उस उपकरण का उपयोग किस में करेंगे हम लोग? अवलोकन करने में, मूल्यांकन करने में। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? आकलन यानी आकलन, ईवीएस का आकलन का सूचक इंडिकेटर क्या है? कि हम अवलोकन करके बच्चों का आकलन कर सकते हैं, तो ये सही है। सहयोग करके हम आकलन उसका कर सकते हैं। यादें नहीं, याद कितना रखता है इस चीज़ का नहीं, प्रत्याहन का भी नहीं। तो आपका कथन ए और बी सही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है, यानी क्या चुनौती है बच्चों के लिए? आप एक शिक्षक हैं, पर्यावरण का कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने क्या चुनौती आ सकती है? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। विद्यार्थियों को सूचना देना, ये तो चुनौती नहीं है। विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, ये भी चुनौती नहीं। विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, यानी एक शिक्षक को हमेशा चुनौती लेना चाहिए, या चुनौती होता है कि बच्चे को हम कैसे सीखने का अवसर दे सकें। तो गृह कार्य देना, ये तो आसान है जी, लिखो जी फला चीज़ लिख कर आना, होमवर्क हो गया, तो ये बहुत आसान। विद्यार्थी को सीखने का अवसर देना, ये क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य है, और एक शिक्षक को हमेशा ये चुनौती रखना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? कविताएं और कहानियां, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, कार्यपत्रक, दृश्य। ये क्या है कि जब हम कविता और कहानी ईवीएस में डालेंगे तो ये क्या है? प्रभावशाली अधिगम है, यानी प्रभावशाली संसाधन है। बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट और मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस पढ़ाना है तो एक्स्ट्रा क्या महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, संसार का मानचित्र। एकदम समुदाय के सदस्य, यानी जो समुदाय, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं उसका कोई मेंबर है, तो उससे आप ईवीएस अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, पेपर पेंसिल परीक्षण का प्रतिपुष्टि। यानी पेपर पेंसिल क्या हो गया कि हम क्वेश्चन दे दिए, पेंसिल दे दिया, अपना वो आंसर दे रहा है। मौखिक प्रश्न में क्या होगा कि हम मौखिक कुछ पूछ रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं। और पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दे रहे हैं। प्रतिपुष्टि मतलब हो गया फीडबैक कि पेपर पेंसिल में तुम कितना अच्छा हो। तो ये नहीं कि आप पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, यानी पोर्टफोलियो का मतलब होता है जानकारी संग्रह करना। तो जब हम बच्चों से पूछ कर जानकारी संग्रह करेंगे तो उसमें बच्चे क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, आनंद लेंगे। तो जानकारी संग्रह करते हुए हम आकलन करेंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए ईवीएस के 30 में से 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।